देखो ये लाइट है। लाइट में अगर मेन चीज़ें हम देखें तो क्या इसमें लाइट में पढ़ना होता है, तो सबसे पहले जो चीज़ पढ़ना होता है वो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना होता है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो रिफ्लेक्शन में हमें ये देखना होता है कि जैसे ये सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस पे ये आया तुम्हारा, ये क्या आ रहा है, इंसिडेंट रे। नाम ध्यान रखना है तुम्हें, फटाफट देखेंगे। ये हो गया इंसिडेंट रे, और यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, नॉर्मल, और ये क्या हो गया तुम्हारा, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं, और ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये सारी चीज़ें जानते हो। बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है बच्चों को, जहाँ पर ये फंसते हैं और समझ में नहीं आता है, वो सबसे बड़ा होता है स्फेरिकल पे, स्फेरिकल सरफेस पे हम लोग आते हैं। तो जब हम लोग स्फेरिकल सरफेस पे आते हैं तो देखो ये जो होता है वो स्फेयर है, कोई भी स्फेयर आप ले सकते हैं। तो स्फेयर का ये होता है सेंटर। अगर स्फीयर के सेंटर की हम बात करते हैं तो ये एक लाइन होता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये लाइन जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब कैसे प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर आप सोचो कि इसको मैं दो डिवाइडर बांट दूँ ऐसे करके, तो आपको हमेशा याद रखना है कि स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं। एक वो मिरर होता है जिसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं, और एक वो मिरर जिसको हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। तो अगर हम लोग इधर हमेशा इधर वाली साइड में इस तरीके से इधर से रंग देंगे, मतलब ये हो गया बाहर से हमने कलर कर दिया, तो ये जितना रिफ्लेक्शन होगा अंदर से होगा। तो ये कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। और इधर में अंदर से हम लोग ऐसे कर देंगे, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। ये जो बीच का होता है दोनों के लिए हम लेके चलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी जो होता है, सी आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इसको हम रेडियस भी बोल सकते हैं, इधर के हिसाब से रेडियस बोल सकते हैं, या तो इधर के हिसाब से भी रेडियस बोल सकते हैं। इन दोनों ही मिरर में एक खूबी होती है कि इसके ठीक बीचों बीच में फोकस बनता है, ठीक बीचों बीच में। अगर हम इसकी बात करें, इस वाले की बात करें इधर, तो इस वाले में यहाँ ठीक बीचों बीच में एफ होता है, फोकस होता है, यानी यहाँ से एक फार्मूला जनरेट होता है जिसको, देखो जब पॉइंट की बात करेंगे तो कैपिटल एफ करेंगे, लेकिन वही अगर यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, यहाँ पे अगर इसके डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, स्मॉल एफ हो जाएगा। तो रिलेशन क्या होता है यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू होता है r/2, और इससे हमेशा ये VBI है, इससे पूछता है, ये फार्मूला ध्यान देना है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू r/2 पे सवाल पूछता ही पूछता है। नॉर्मल दे देगा कि ये r इतना है, तो एफ बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल 30 सेंटीमीटर दे दिया तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है वो समझते हैं हम लोग, प्लस माइनस पे समझते हैं। उससे पहले जो है हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो अगर हम लोग मिरर फार्मूला की बात करते हैं, तो मिरर फार्मूला क्या होता है, हम लोग मिरर फार्मूला की बात करते हैं तो मिरर फार्मूला होता है, अब मैं यहीं पर कर देता हूँ एक लेंस फार्मूला, ताकि दोनों में क्लियरिफिकेंस हो सके, यानी कोई दिक्कत ना हो समझने में। देखो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूले में फ़र्क है, और उसके बाद हम लोग इसका ट्रिक भी देखेंगे कैसे होता है। देखो मिरर फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/v, यहाँ भी 1/u, और यहाँ भी क्या है 1/f। अभी प्लस माइनस हम डिसाइड कर लेंगे, 1/v, 1/u, और ये क्या है 1/f, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से किस में प्लस आएगा और किस में माइनस आएगा, इसको समझते हैं। तो ट्रिक के हिसाब से बात करते हैं, अगर आप कोई भी लेंस बनाते हैं तो इस तरीके से आप खींचेंगे लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस को, तब देखेंगे यहाँ पर ये माइनस बन रहा है, बन रहा है माइनस, ये नहीं बन रहा माइनस जैसा। और यहाँ पर आप देखो, अगर आप कोई भी आप स्फेरिकल मिरर लेते हैं और इस तरह से देते हैं तो देखो यहाँ पर प्लस बन रहा है। ये ट्रिक है जो याद रखना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों ही क्लियर हमने कर दिया, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग ऐसे बात करें कि ये इस तरीके से, ये एक लेंस होता है, ये भी एक लेंस होता है, तो ये जो लेंस दिख रहा है ये उठा हुआ है इधर से, तो जो लेंस उठा हुआ था वो वेक्स हम लोग यूज करते हैं, तो कॉन्वेक्स, दिस इज़ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और जो बीच में धंसा हुआ है यहाँ पे, तो उसको हम लोग गड्ढा है ना, केव मतलब गुफा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस के नाम से जानते हैं। मिरर में ध्यान से देखो, ये मिरर हमेशा इधर से ही रंगा होगा और इसका मुंह ऐसे ही खुला रहेगा, ये ध्यान देना है, क्योंकि ये अंदर से हो रहा है, रिफ्लेक्शन इसका अंदर से हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर,
ठीक है। लेकिन अगर ये वाला मिरर होगा जिसको हम अंदर से रंग देते हैं और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर का है, तो इसको जो हम फिर नाम देते हैं वो देते हैं कॉन्वेक्स मिरर नाम देते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर हो रहा है आपका रिफ्लेक्शन, यहाँ हो रहा है रिफ्लेक्शन क्योंकि टकरा के वापस आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है रिफ्रैक्शन। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हो रहा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट जो है एक एंटर कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये मिरर फार्मूला और ये लेंस फार्मूला, इसमें ध्यान क्या देना है? तो इसमें ध्यान प्लस और माइनस पे हमें ध्यान देना है कि कहाँ प्लस होगा और कहाँ माइनस होगा। जिसमें से अगर हम बात करते हैं वी क्या होता है, तो एक्चुअली वी का मतलब होता है, अगर हम इस वी की बात करते हैं तो ये होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। जो इमेज बन रहा है आपका वो कितना डिस्टेंस पे बन रहा है ये हम लोग देखते हैं। और यू की यदि हम बात करते हैं तो यू हमारा क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और एफ तो है फोकल लेंथ, एफ को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। लेंस में भी सेम है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये हो गया आपका फोकल लेंथ हो गया। तो ये फार्मूले के हिसाब से बात करते हैं। अच्छा, यहीं पर एक फार्मूला और मैं क्लियर कर देता हूँ मैग्नीफिकेशन का। मोबाइल में मैग्नीफिकेशन देखा होगा, बड़ा या छोटा करते हैं। तो देखो m इज इक्वल टू वी बाई यू, और यहाँ भी मैं लिखता हूँ कहीं, चलो यहाँ लिख देता हूँ इसके लिए m इज इक्वल टू वी बाई यू। ठीक है, m मतलब मैग्नीफिकेशन होता है यहाँ पे। तो अगर आप v बाई यू देखो यहाँ पर, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस यूज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ पर प्लस यूज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आप आते हैं मैग्नीफिकेशन फार्मूला तो ये हो गया आपका मैग्नीफिकेशन फार्मूला। ठीक है, और ये आपका हो गया मैग्नीफिकेशन फार्मूला। तो यहाँ से भी आपको सवाल दे देगा, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर वी दे दे, यू निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। इन जनरल अगर जनरली हम लोग मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो वैसे मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ मैं। मैग्नीफिकेशन के अगर हम लोग फार्मूले की बात करते हैं, अगर नॉर्मल मैग्नीफिकेशन का फार्मूला दिया जाए तो नॉर्मल मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जनरल होता है। जनरल मतलब नॉर्मली एच आई अपॉन एच ओ, ये जनरल होता है। मतलब उन दोनों में काम करेगा, चाहे लेंस हो या मिरर हो। ठीक है, दोनों में काम करेगा एच आई अपॉन एच ओ। और इस पर सवाल भी पूछता रहता है, इसके सवाल पूछे। सवाल कैसे पूछेगा? फॉर एग्जांपल सवाल पूछने का तरीका देखो, मान लो ऐसा सवाल पूछे कि मान लो एच आई दे दे 36 सेंटीमीटर। अभी एक बच्चे ने पूछा था 36 सेंटीमीटर दे दे। ठीक है, और ये बोल रहा है कि द इमेज इज थ्री टाइम्स larger than द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से 3 टाइम है, इसका मतलब क्या दे रहा है? एम दे रहा है। इसका मतलब एम ही तो दे रहा है ये। भाई आप देखो ध्यान से, एच आई इज इक्वल टू क्या होता रहेगा? एच ओ हो जाएगा। ये जो हाइट ऑफ इमेज है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से 3 गुना है, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना? 3 हो गया। तो एक तरह से हमें एम दे दिया ना इसने, तो जिसमें से आपको यहाँ पर पूछता क्या है? यहाँ पर आपसे एच ओ पूछ रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए। ऐसे सवाल पूछते हैं, एमसीक्यू के सवाल होते हैं छोटे से। तो यहाँ पर नॉर्मल 36 यहाँ डाल देंगे, ये 36 यहाँ डाल दिया, यहाँ एच ओ डाल दिया, और यहाँ क्या डाल दिया? 3 डाल दिया। तो क्या हो जाएगा? ये 3 यहाँ आ जाएगा, 36 3 कट जाएगा, एच ओ तो कितना आ गया? एच ओ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और ये आंसर हो गया हमारा, ये आंसर निकल गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पूछता है। सो अब हमें डिसाइड करना है कि प्लस और माइनस भी डिसाइड करना है कि प्लस माइनस कैसे डिसाइड होता है। प्लस माइनस को डिसाइड करने के समझने का बेस्ट तरीका ग्राफ। ग्राफ हमने पढ़ा था, देखो ग्राफ हमने पढ़ा था, ग्राफ में पढ़ा है कि ये इस तरह का ग्राफ होता है। ये होता है बाई, ये होता है बाई डैश, ये होता है एक्स, और ये क्या होता है? एक्स डैश होता है। तो यहाँ दिस इज़ द कॉल्ड ऑरिजिन। अगर आप इस वाले लाइन पे आएंगे दिस इज़ द पॉजिटिव लाइन, और इस वाले पे लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो गया आपका, और इधर आएंगे तो ये नेगेटिव हो गया, और नीचे आएंगे तो ये नेगेटिव हो गया। अब इसी से आपको ये समझना है कि अगर यहाँ पर लेंस आप लगा दो, यहाँ मिरर लगा दो, कुछ भी लगा दो, आप किसी भी स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ पर ला दो, किसी भी स्ट्रक्चर को यहाँ उठा के ला दो, तो एक बात आप ध्यान से रखो, जितने भी ऑब्जेक्ट होगा सब ऐसे ही तो रखेंगे,
खड़ा रखेंगे जो कि बाई के होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कुछ चीज़ें पक्की है, जैसे जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा ऑलवेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी उल्टा थोड़ी लटकेगा भाई। अगर ऐसे कोई लटकता है तब हम कहते हैं कि उसका नेगेटिव होगा, लेकिन सब तो खड़ा रहता है। हाँ, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो सकता है क्योंकि कई बार वो नीचे की ओर बनता है। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है इस बात पे कि हमारा किस तरह से रे डायग्राम बनेगा, हम लोग किस मिरर को ले रहे हैं या किस लेंस को ले रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें और पक्की है, जैसे यू हमेशा याद रखना है। ये ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक जो काम करेगा। यू नेगेटिव, ऐसे नॉर्मल तो यू नेगेटिव, तुम बड़े नेगेटिव हो, यू नेगेटिव मतलब हमेशा यू जैसे मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, सबको इधर ही रखना है। ऑब्जेक्ट का जगह यही है, तो ऑरिजिन से इधर ही साइड में आ गया, तो इसलिए यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। ये कुछ चीज़ें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर किस लेंस में क्या होगा और मिरर की बात करते हैं। एक एक करके हम लोग थोड़ा बात करते हैं। नंबर 1 हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। तो जब हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, ध्यान से देखो, कॉनकेव मिरर ऐसा बनता है, ठीक है, बाहर से होता है यहाँ पे। तो कॉनकेव मिरर में एक ये होता है कि जितने भी लाइंस आते हैं पैरेलल, वो सब के सब फोकस पे कट जाते हैं। यही फोकस होता है इसका, ये जितना भी आता है सब फोकस पे कट जाता है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ हम ग्राफ तैयार करें तो ये लाइन बाई हो जाएगा और ये लाइन एक्स हो जाएगा। तो ये ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन के इस तरफ एफ है, ऑरिजिन के इस तरफ एफ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉनकेव मिरर में जो एफ होगा वो नेगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर के लिए कुछ नोट वाली पॉइंट है, क्या है कि जो आपका एफ है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपको दिमाग में सेट करना है कि कॉनकेव मिरर में जो एफ होता है वो नेगेटिव होता है। ये दिमाग में सेट कर लेना है कि भैया अच्छा इसमें यू तो नेगेटिव होना ही होना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, अगर इस तरह का हो, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपको बनाना है। तो ये अंदर से हमने रंग दिया, तो ये जितने भी पैरेलल आएगा, देखो जितने भी पैरेलल आ रहा है ये सब के सब इस तरह से निकल जाते हैं। ये देखो इस तरह से निकल जा रहा है, क्योंकि अंदर जा नहीं सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि अगर ऐसा होता ये पीछे की ओर जाता, तो यहाँ पर एफ कट रहा है यहाँ पर, यानी ये हमने लिया है कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ लिया कॉन्वेक्स मिरर लिया है यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स मिरर अगर हमने लिया है तो इसका जो एफ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, एक चीज़ मैं यहीं पर आपको क्लियर करके बता दूं कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसी का इस्तेमाल है गाड़ियों में किया जाता है, पीछे साइड व्हीकल्स में पीछे साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइड, मैं एग्जाम को देखते हुए वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर, साइड मिरर को देखते हुए जो है साइड मिरर में कॉन्वेक्स का है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा इमेज बना देता है। क्योंकि छोटा सा शीशा होता है यहाँ पर गाड़ी के पीछे लगा होता है, इतने एरिया में पीछे एम्बुलेंस भी दिखाई देता है, बस भी दिखाई देता है, सारी सड़क भी दिखाई देती है। अगर इसकी जगह हम लोग ये ले लेंगे ना कॉनकेव वाला, तो बड़ा 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 सा बनेगा, लेकिन हमें तो छोटे मिरर में बहुत सारी चीज़ें देखनी है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कुछ टर्म आपको सीखना है। क्या टर्म सीखना है, इमेज जो होता है वो दो तरीके का होता है। इमेज दो तरीके है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। दोनों में क्या फ़र्क है, रियल इमेज जो है हमेशा उल्टा रहेगा, ऐसे याद रखो, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। कैसे याद रहेगा, तो वर्चुअल इमेज बनता है प्लेन मिरर में, जो रोज़ चेहरा देखते हो, प्लेन मिरर में बनता है, एकदम सीधा चेहरा आपका बनता है, खुद देखो अपने आप को, वर्चुअल एकदम सीधा बनेगा। तो ये वर्चुअल इमेज हो गया ये आपका। लेकिन एक कमी है इसके अंदर, हमेशा रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ला सकते हैं, इसको स्क्रीन पे ला सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को स्क्रीन पे नहीं ला सकते, इसको आप स्क्रीन पे नहीं ला सकते। बस जितनी देर आप ऑब्जेक्ट सामने होगा वही दिखाई देगा, स्क्रीन पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये है, तो हमेशा देखना है। इरेक्ट, एक वर्ड यूज करते हैं इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, जैसे ही आएगा इसका मतलब होता है सीधा। और एक वर्ड यूज करते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा होता है। तो ये चीज़ें भी हमने देखी। अच्छा, हम लोग लेंस पे आते हैं, तो लेंस में भी दो तरीके का लेंस है, तीसरे नंबर पर है। एक लेंस ये वाला होता है। अच्छा, इस लेंस में क्या है, इसको ये हिस्सा उठा हुआ होता है, तो इसको हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। दिस इज़ द कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका जो होगा, जितने भी यहाँ पर आएगा, यहाँ रिफ्रैक्शन होने वाला, लेंस में रिफ्रैक्शन होगा। तो देखो यहाँ कटता है ये, तो यहाँ पर कटेगा तो ये एफ हो गया, तो इसका जो एफ है वो क्या हो गया,
पॉजिटिव होता है, ये याद रखना है कॉन्वेक्स का। और चौथे नंबर के अगर लेंस में बनाऊँ यहाँ पे, जो इस तरीके का बनेगा, ये लेंस है, दिस इज़ द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव क्यों है? कॉनकेव इसलिए क्योंकि बीच में गड्ढा है यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो जैसे ये आया और ये आया, तो ये ना इधर की ओर मुड़ जाता है, ये वाला इधर की ओर मिल जाएगा। अच्छा, एक नाम और है, क्योंकि ये एक पॉइंट पे करता है इसलिए इसका एक नाम और है कन्वर्जिंग लेंस। अगर एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना है, दिस इज़ द कन्वर्जिंग लेंस। और ये चूँकि फैला देता है, तो फैलाने के बाद इसका पीछे की ओर मिलेगा, तो यहाँ फोकस मिलेगा, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका एफ क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से यहाँ पर काम आता है। तो ये तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें रही जो लेंस और इसके हिसाब से रहा, जो सवाल पूछेगा। अच्छा, एक और चीज़ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला पॉइंट यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में होता क्या है, इस पर स्नेल्स लॉ वगैरह भी आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इसके दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले लिखता हूँ। नंबर ए, एन इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक। और दूसरा जो होता है एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या एयर में लिख देता हूँ सीधा समझने के लिए, एयर लिख देता हूँ, और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम, जिस मीडियम की बात कर रहे हैं। तो ये जो होता है ये पक्का होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये पक्का होता है हवा में या वैक्यूम में, जो निर्वात और स्पेस बोलते हैं लोग, ये पक्का होता है ये। तो आपको देखो, आपको ये ऐसा दे देगा सवाल, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसके हिसाब से अगर सवाल पूछना हो तो ऐसे सवाल पूछेगा। इसका सवाल का पैटर्न कैसे पूछेगा, वो पूछ देगा मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 3/2, ऐसा पूछ देगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, और पूछ देगा कि उस मीडियम में क्या स्पीड है, उस मीडियम में क्या स्पीड होगा। मीडियम का मतलब होता है ना कि जैसे आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं ना, तो अगर ट्रैफिक होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो वैसे ही ग्लास के अंदर 2 वर्ड हम लोग यूज करते हैं। मैं यहाँ नोट में बता देता हूँ, 2 वर्ड हम लोग यूज करते हैं। एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम, और एक होता है रेयरर मीडियम। अच्छा, दोनों मीडियम का अलग अलग मतलब है। डेंसर मीडियम का मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कम होता है, और रेयरर का मतलब क्या है, खाली खाली, स्पेस ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 ऑप्शन लेता हूँ, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, जैसे मैंने ग्लास और वाटर दिया, तो ग्लास जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डेंसर हो जाएगा, और क्योंकि वाटर के साथ है तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो वाटर हो गया रेयरर मीडियम। अगर ये दोनों देगा तो आपको मैंने ऑप्शन दिया ग्लास एंड वाटर, ग्लास एंड वाटर दूंगा तो इस तरह का बनेगा। लेकिन अगर मैं आपको एयर एंड वाटर दे दूंगा, तो अगर एयर एंड वाटर दे दूंगा तो अब जो वाटर वहाँ रेयरर था अब ये डेंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, इनके पार्टिकल नज़दीक नज़दीक है, इनके अंदर से जब कोई भी लाइट गुजरेगी तो उससे बड़ा प्रॉब्लम होगा, इतनी स्पीड में नहीं निकल पाएगा, लेकिन एयर में बड़ा अच्छा से निकल जाएगा, बहुत बिंदास तरीके से निकल जाएगा ये। तो ये डिसीजन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जिस मीडियम की हम बात करते हैं उसका निकालना होता है, तो बहुत आसान है ये फार्मूला लगा देंगे हम लोग, इस तरह का ये फार्मूला लगा देंगे। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू, ऊपर तो हो गया 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो फिक्स है फार्मूले में, और नीचे जो है ये हम लोग उस मीडियम का निकाल रहे हैं जिस मीडियम का हमें निकालना है। और ये क्या दे दिया, 3/2 इंटू वी मीडियम, और ये क्या हो गया 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वी मीडियम है वो कैसे निकल जाएगा, तो वी मीडियम निकल जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, 2 इधर इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये आंसर हो गया। तो ये तो मैंने ये एप्लीकेशन बता दिया ये वाला। लेकिन अगर हम इस पे आते हैं तो इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अगर आपसे पूछे तो स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, बहुत सिंपल सा मतलब है कि मान के चलिए इस तरीके का हम लेते हैं, और ये एयर है, ठीक है, ये एयर है और ये है ग्लास, तो यहाँ होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी इंसिडेंट रे जब यहाँ पर ये आएगा
तो क्योंकि एयर कौन सा हो जाएगा, डेंसर है कि रेयरर है, तो ये रेयरर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, डेंसर। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा डेंसर मीडियम एयर के मुकाबले, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, रेयरर, रेयरर मीडियम हो जाएगा ये। तो कोई भी इंसिडेंट लाइट जब आएगा तो यहाँ एक नॉर्मल होता है, यहाँ नॉर्मल बना दिया। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो आपसे सवाल पूछता है कि क्या होता है। देखिए, इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, एकदम ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाता है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, अब दो ऑप्शन है, या तो इसके इधर हो जाए या तो इसके इधर हो जाए, यही तरीका है। अगर इस पर नहीं जाएगा तो या तो इसके इधर जाएगा। तो ये कहाँ जाता है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ऐसे मुड़ गया, मतलब इसको जाना था ऐसे लेकिन मुड़ गया ऐसे। तो यहाँ ये होता है एंगल आई और ये होता है एंगल आर। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल सकते हैं। यदि आपको एंगल आई और एंगल आर मालूम है तो आप साइन आई और साइन आर निकाल सकते हैं। लेट बी सपोज साइन 30 है या साइन 45 है, साइन 60 है, तो आप उसका वैल्यू अपने टेबल से, मैथमेटिक के टेबल से निकाल सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का जो है उससे निकल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन जो बताया मैंने, ये एक्चुअली क्या है, ये रिफ्रैक्शन मैंने बताया, रिफ्रैक्शन के बारे में बताया, ये रिफ्रैक्शन के बताया। और कोई चीज़ इसमें तो बचता नहीं है, और क्या इसमें बचता है, लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। कुछ चीज़ें हैं क्या, अब एक है पावर ऑफ लेंस। तो अगर हम पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं, इसका जो ऐसा ही डायोप्टर होता है, ठीक है, डी से डिनोट करते हैं इसको, डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं, लेकिन इस फार्मूला होता है 1/f। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, एफ मीटर में हमेशा चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना, एफ हमेशा मीटर में चाहिए। अगर एक से ज़्यादा लेंस है तो मान लो ऐसा होता है, P = P1 + P2 + P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लो दो लेंस है यहाँ पर, ठीक है, एक लेंस की डायोप्टर दे रहा है +3.5D, ठीक है, और दूसरा लेंस का दे रहा है -2.5D। कहता इन दोनों को कॉन्टैक्ट में ला दिया, इन दोनों को कॉन्टैक्ट में ला दिया। तो अब इस लेंस का क्या होगा, नया पावर, और उसका फोकल लेंथ क्या होगा अगर कॉन्टैक्ट में ला देंगे तो सिंपली इसको हम क्या मान लेते हैं, P1, और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, P2 मान लेते हैं। तो P = क्या हो जाएगा, P1 + P2, यानी +3.5D और प्लस में -2.5D, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1D हो जाएगा, ठीक है, 1D हो गया। तो P = क्या होता है, 1/f। तो यहाँ से F = क्या हो जाएगा, 1/P, यानी 1/1, यानी 1 मीटर में आ गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो क्या आ जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर। अब देखो, कुछ सवाल ऐसे भी इस टर्म में जिसमें ऐसा पूछा जाता है, जिसमें आपसे सवाल दे देगा कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सपोज करते हैं यहाँ लिख देगा कोई, ये क्वेश्चन है आपका, बोलेगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अब मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब जब एक सोर्स से निकलता है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है फिक्स रहती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, वो दे रहा है 5 × 10⁻, कितना था क्वेश्चंस में, 5 × 10⁴ था शायद, चलो मैं ले लेता हूँ हर्ट्ज में, 5 × 10⁴ हर्ट्ज ले लेता हूँ। और इसमें इस सवाल में और दे रहा था कुछ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था 1.5। तो ये पूछ रहा था कि वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। इसको पहले समझते हैं। देखिए, जो लाइट है, ये जो लाइट होता है ये ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब होता है कि हम लोग लाइट को एज ए नॉर्मल पार्टिकल की तरह भी ट्रीट करते हैं कि ये पार्टिकल है, जिसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, और लाइट को हम लोग वेव की तरह भी ट्रीट करते हैं, जैसे कि आप मोबाइल का सिग्नल वगैरह आता है, दोनों ही तरीके से हम लोग सिग्नल करते थे। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, डायग्राम वगैरह, और यहाँ पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स। डिटेल पढ़ना है आगे क्लासेस में वेव ऑप्टिक्स। तो वेव होता क्या है पहले समझते हैं, बहुत सिंपल है वेव को समझना। देखिए, वेव कुछ इस तरीके से होता है, वेव का ये पैटर्न होता है, इस तरह का पैटर्न होता है वेव का। तो ये जो पॉइंट होता है इसको क्रेस्ट कहते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग ट्रफ कहते हैं। तो कहीं से भी अगर मान के चलिए इस लाइन को इस तरह से मैं ऐसे मिला दूँ, तो ये पैटर्न होता है वेव के चलने का।
तो आप कहीं से भी एक सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक सर्कल यहाँ पर कंप्लीट होगा, क्योंकि हाफ और हाफ मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर सर्कल कंप्लीट होगा, क्योंकि देखिए ये हो गया आधा, फिर देखिए नीचे वाला ये कितना हो गया, ये हो गया आधा, और इधर वाला मिलाएंगे एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। और एक सेकंड में, मैं फिर लिखता हूँ, एक सेकंड में, हिंदी में लिखता हूँ, एक सेकंड में जितना सर्कल कंप्लीट करेगा, एक सेकंड में जितना सर्कल कंप्लीट करेगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार घटना घटी है, फ्रीक्वेंसी। प्रोबेबिलिटी में फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं या स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। पंखा चलता है तो एक सेकंड में कितनी बार वो मूव कर जाता है, उसी को फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं। तो बहुत सिंपल फार्मूला है। देखिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला एफ इज इक्वल टू होता है 1/t। टी क्या है, एक सर्कल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग टी कहते हैं, टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग डिस्टेंस की तरह अगर ले लें तो आप सिंपली समझो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, और नीचे क्या होता है, टाइम होता है। ये तो पढ़े हैं वेलोसिटी। तो सिंपल अगर वेलोसिटी हम जानते हैं, डिस्टेंस अगर एक सर्कल कंप्लीट करने में लैम्डा लगा हो और टाइम तो एक सर्कल में टी ही लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू λ/t। इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हैं ना तोड़ के। अब आप जानते हैं 1/t को हम लोग f लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एफ, यानी कि v इज इक्वल टू आ गया लैम्डा इंटू एफ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कई बार इसको न्यू से भी दिखाते हैं, इसको न्यू पढ़ते हैं, इस फॉर्म में भी आ जाता है फ्रीक्वेंसी। तो यही आपको याद रखना है, वेलोसिटी जो होता है वो लैम्डा इंटू एफ होता है। अब आते हैं जरा इस सवाल पे, जो सवाल यहाँ पर हमने पूछा है। सवाल कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर है, और वेवलेंथ आपको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अभी जो हमने पढ़ा था सॉल्यूशन अगर करेंगे तो हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम यानी एयर, नीचे क्या था, जिस मीडियम की हम लोग बात करते हैं उस मीडियम की बात करते हैं हम लोग, यही था फाना। तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा है 1.5, ध्यान समझो, और ये तो पक्का है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये तो पक्का हो गया। तो हम ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा मीडियम, पर हम निकाल तो सकते हैं। तो ये जब निकलेगा तो बहुत सिंपल तरीके से निकलेगा। ये देखो ये 3 है, ये 10⁸ है, और यहाँ ये 1.5 आ गया। इसको जब हम ब्रेक करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा ना, 2 टाइम में कट जाएगा, तो कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गया। तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पर वेलोसिटी ये है। देखो इस फार्मूले को देखो, कहाँ गया फार्मूला, इस फार्मूले को देखो, हमें देखो यहाँ पर वेलोसिटी पता चल गया। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी तो दे ही रहा है, तो लैम्डा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली फार्मूला लगाएंगे, ये जो फार्मूला होता है लैम्डा इंटू एफ होता है। तो आपको जो दे रखा है पुट कर दो, जैसे ये आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्डा एफ कितना दे रखा था यहाँ पर, 5 × 10⁴। तो 5 × 10⁴ ये किस में है, हर्ट्ज में है, ठीक है। हर्ट्ज का मतलब होता है 1/सेकंड, क्योंकि 1/टाइम है, तो ये सेकंड से ये सेकंड कट गया, ठीक है। लैम्डा कैसे निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 10⁸, और नीचे क्या हो जाएगा 5 × 10⁴, ये हो जाएगा ना। तो ये वाला जो है पूरा इसके पावर से कट जाएगा, तो 1 0 अगर इससे ले लेगा तो 20 हो जाएगा। 4 0 नीचे कटा, 1 0 इसने लिया, तो 5 0 हट गया ना, तो 3 ही 0 तो बचेगा फिर यहाँ पर, और नीचे क्या हो गया 5, ये होगा ना। इस 5 से 4 टाइम में, तो कितना आ गया 4 × 10⁻3। अब ये मीटर में है ये, तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो ऐसे करके ये सवाल आपसे पूछेगा। मैं एग्जैक्टली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें फ्रीक्वेंसी क्या था, पर तरीका यही पर है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर सीखा, ये सारा हमने फटाफट इसको सीखने की कोशिश किया, जानने की कोशिश किया यहाँ पर किस तरीके से क्या होता है।